स्टूडेंट्स, तो आज हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे जो कि शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ पर। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ if the radius of the earth were to be increased by a factor of 3 by what factor would its density have to be changed to keep G the same। तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट 3, सेकंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड है 6 और लास्ट ऑप्शन है 1/6। तो ध्यान से देखो, ये ऐसे जो सवाल है, ऐसे जो क्वेश्चंस है, इसके आंसर किस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, if the radius of the earth were to be increased by a factor of 3, अगर अर्थ का रेडियस 3 गुना बढ़ा दिया by a factor of 3, by what factor would its density have to be changed to keep G the same। अगर रेडियस 3 फैक्टर से बढ़ा दिया तो डेंसिटी कितने फैक्टर से चेंज करना पड़ेगा। ओके, इंक्रीज बोल दिया तो कितने फैक्टर से चेंज करना पड़ेगा ताकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसे सवाल जो है बहुत बार पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब ये हमें कैलकुलेट करना है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या है, G दैट इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है, GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब मास जो है, अब तो डेंसिटी के फॉर्म में नहीं है और डेंसिटी और R का तो रिलेशन दे दिया है, तो हमें उसको डेंसिटी के फॉर्म में जाना पड़ेगा उसको। सो G दैट इज इक्वल टू G, अब ये मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होता है अर्थ का, हम मानते हैं अर्थ स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, G इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो G किसके बराबर आ जाएगा, 4/3 पाई R G रो के बराबर है। अब R और G का रिलेशन है, बाकी टर्म तो सारे कांस्टेंट ही है यहाँ पर, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 4/3 पाई और ये कैपिटल G, ये तो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, डेंसिटी और R, क्योंकि वहां पर तो चेंज दिखाई दे रहा है हमें। ओके, तो ये G इज, अब यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रो। ये तो अब 4/3 पाई और ये G तो कांस्टेंट है। अब R 3 फैक्टर से अगर इंक्रीज कर दिया, अब G तो हमें कांस्टेंट चाहिए, अगर 3 फैक्टर से इंक्रीज कर दिया तो ये रो जो है 1/3 से वहां पर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, इफ R इज increased by a factor of 3, अगर ये R 3R हो गया बाय फैक्टर ऑफ 3, तो डेंसिटी कितना होना चाहिए, रो/3, मतलब वो 1/3 से कम होना चाहिए। तो ये G जो है, तो ये G कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। ओके, तो ये 3 कैंसिल, तो बाद में R रो ही रहेगा। तो 1/3 से डेंसिटी कम होना चाहिए, तो 1/3 मतलब ये जो है would its density have to be changed, तो 1/3 से चेंज करना पड़ेगा डेंसिटी, 1/3 से डेंसिटी चेंज करना पड़ेगा ताकि G जो है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट रहे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। नेक्स्ट दूसरा सवाल लेते हैं। एक ग्राफ से रिलेटेड है, उसको देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड भी आपको पूछे जा सकते क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स correctly represent correctly represents correctly represents the variation of g, the variation of g on earth। और आपको ये ग्राफ इस तरह से दे दिए हैं, ये g और r का रिलेशन है, ये g। अब इसको सॉल्व देखेंगे हम। पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। और ये लास्ट फिगर, ध्यान से देखो ग्राफ की तरफ। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मतलब आंसर जो है, ऑप्शंस जो आपको दे दिए है, कौन सा करेक्ट रहेगा ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर कुछ चार अलग अलग ग्राफ दे दिए है और आपको बोल दिया कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। अब जी और आर का रिलेशन हमें देखना है, डिस्टेंस और ये जी का रिलेशन। ओके, ये तो मतलब ये सरफेस वाला आर रहेगा, यहाँ तो ये जो मतलब जो भी है। अब आर और जी का रिलेशन तो हम जानते हैं कि बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हम जानते हैं सरफेस ऑफ अर्थ g is directly proportional to r, and above the surface of earth g is inversely proportional to r square, g is inversely proportional to r square। अब ये किसको मैच करता है? अब ये तो g is directly proportional to r है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे r बढ़ रहा है तो g घट रहा है। ओके, r बढ़ रहा है तो g क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये कैसा है? 1/r²। तो चार अगर ग्राफ को अगर देखते हैं, ओके, यहाँ पर तो समझो ये ठीक है, मतलब ये भी देखा जाए, ये भी देखा जाए। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये वाली बात जो है वो बताता नहीं है। वो डायरेक्ट मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन r² के फॉर्म में नहीं डिक्रीज हो रहा है। ये तो कांस्टेंट है और ये कुछ इस तरह से, ये तो बनेगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा करेक्ट ग्राफ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा है? ये ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² अबव द एंड बिलो द सरफेस। ओके, तो ये इस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी सवाल, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट, अगला सवाल। If r is the radius, if r is the radius of a planet, g is the acceleration due to gravity, g is the acceleration due to gravity, then the mean density, then the mean density of the planet is, of the planet is given by, is given by, पहला ऑप्शन है 3gg divided by 4 pi r, सेकंड ऑप्शन है 4 pi gr, 4 pi gr divided by 3g, थर्ड ऑप्शन है 4 pi gr divided by 3g, एंड लास्ट ऑप्शन है 3g divided by 4 pi gr। ध्यान से देखो, अब ऐसे भी मतलब जो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब क्या दे दिया है, r is the radius of a planet, g is the acceleration due to gravity, okay, then the mean density of the planet is given by, अब g का फार्मूला acceleration due to gravity gm divided by r square, where g is acceleration due to gravity small g, capital G क्या है यहाँ पर, so here capital G is what, gravitational universal gravitational constant, m is the mass of earth and r is the radius of earth। अब डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए तो हम उसको चेंज करते हैं, मास दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो g दैट इज इक्वल टू g इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकुलर बॉडी है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रो तो डेंसिटी है यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो g दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो, ओके 4/3 पाई जी रो, आर भी तो एक बचा है यहाँ पर, ओके। अब मीन डेंसिटी d चाहिए आपको, तो सॉरी रो, रो या फिर d कोई भी लिख सकते हो कुछ भी, तो रो दैट इज इक्वल टू ये 3g डिवाइडेड बाय ये क्या आ रहा है 4 पाई जी आर, 4 पाई जी आर, सो 4 पाई जी आर। अब ये किसको मैच कर रहा है 3g डिवाइडेड बाय 4 पाई जी आर, तो 3g डिवाइडेड बाय 4 पाई जी आर, तो डी ऑप्शन को ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से फार्मूला जो है वो हमें चेंज करना भी आना चाहिए, ओके। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, the weight of any person, the weight of any person on the moon is about, on the moon is about 1/6 time, 1/6
times that on the earth, that on the earth he can lift a mass, he can lift a mass of 20 kg, of 20 kg on the earth, on the earth. What will be maximum? What will be maximum mass which can be, maximum mass which can be lifted, lifted by the same force, तो फोर्स उतना ही रहेगा, lifted by the same force applied by the person, applied by the person on the moon, on the moon, on the moon. ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन लिखना रहेगा ना, ऑप्शन है 20 kg, सेकंड ऑप्शन है 10/3 kg, थर्ड ऑप्शन है 120 kg एंड लास्ट ऑप्शन है 0. ओके, मास 0. ध्यान से देखो क्वेश्चन की तरफ. The weight of any person on the moon is about 1/6 times that on the earth. Okay, तो मून ये जो है वेट m that is equal to 1/6 weight अर्थ ये दे दिया है. ओके, ही कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 20 किलोग्राम ऑन द अर्थ. तो अर्थ पे वो 20 किलोग्राम अर्थ मास उठा रहा है, तो सेम फोर्स से he can lifted by the same forces applied by the person on the moon. ओके, तो सेम फोर्स से वो कितना मास जो है वो मून पे उठा सकता है. अगर किसी पर्टिकुलर फोर्स से 20 किलोग्राम उठा रहा है अर्थ पे, तो सेम फोर्स से वो कितना उठाएगा. ओके, तो ये W m दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू WE. तो W क्या है, mg. ओके, और ये 1/6 इंटू mg, ये अर्थ वाला और ये मून वाला. मास तो सेम ही रहेगा ना. ओके, ये मून और अर्थ, तो m कैंसल. तो gm दैट इज इक्वल टू GE डिवाइडेड बाय 6, GE divided by 6, acceleration due to gravity on moon, so that is equal to 1/6 of acceleration due to gravity of earth. ये तो हमें रिलेशन ऑलरेडी मालूम है और दे भी दिया है यहाँ पर. ओके, अब F that is equal to mg, मास कितना है अर्थ पे 20, g कितना है 10 कंसिडर करते हैं हम, तो ये 200 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, 20 kg मास उठाने के लिए अर्थ पे किसी पर्सन से कितना फोर्स वहां पर लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है. अब सेम यही फोर्स अगर हम मून पे लगाते हैं तो कितना वहां पर मास हम उठा सकते हैं. तो F दैट इज इक्वल टू mgm. ओके, तो ये m कितना है मास. अब तो ये फोर्स मास तो हमें निकालना है, तो फोर्स तो कितना है 200 न्यूटन. सेम फोर्स से कितना मास मून पे हमें मतलब कोई पर्सन उठा सकता है. सो 200 दैट इज इक्वल टू m इंटू ये क्या है GE डिवाइडेड बाय 6. gm क्या है, GE डिवाइडेड बाय 6. ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो 10 लेंगे, ये 200 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू m. GE कितना है 10. ओके, यहाँ पर भी हमने लिया था इतना GE, तो ये कितना आ जाएगा, ये 20, तो ये 120 दैट इज इक्वल टू m. तो मास कितना आ जाएगा 120 kg. तो मास दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, m दैट इज इक्वल टू 120 kg.
तो सेम फोर्स से कोई पर्सन कितना मास उठा सकता है मून पे? 120 केजी। अगर अर्थ पे 20 केजी उठा सकता है 200 न्यूटन से, तो 200 न्यूटन से वो पर्सन वहां पर मून पे कितना उठा सकता है मास? 120 केजी। ओके, सो दैट इज m इज इक्वल टू, हियर कितना है? 120 केजी। समझ में आ रहा है? तो ये अपना ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी सवाल आपको वेट से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो दूसरा सवाल लेते हैं अब। समझ में आ रहा है? ओके, तो ऐसे ही सवालों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप। दूसरा सवाल देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल देखते हैं। अ बॉल थ्रोन अप, अ बॉल थ्रोन अप vertically vertically returns to the thrower after 6 seconds. After 6 seconds, find the maximum height it reaches. Find the maximum height it reaches. Maximum height it reaches. तो हाइट जो है, पहला ऑप्शन दे दिया यहाँ पर 45 मीटर, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 60 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 मीटर और चौथा ऑप्शन है 90 मीटर। तो कोई एक बॉल है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में उसको फेंका है। ओके, तो आपको मैक्सिमम हाइट, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, तो ये 6 सेकंड के बाद जो थ्रोअर है उसके हाथ में वापस आ रहा है। 6 सेकंड के बाद थ्रोअर के हाथ में वापस आ रहा है। तो आपको पूछा है कि वो कितना हाइट पे जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब जैसे हम जब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपको नहीं दिया है, जो एग्जाम अगर नहीं दिया है, तो आप 10 भी लिख सकते हो। ओके, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पर। ओके, सिंप्लीफिकेशन के लिए 9.8 तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है, लेकिन आप 10 भी ले सकते हो। अब आपको एक मैक्सिमम हाइट, अब वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है, समझो ये हाइट कुछ h है, जैसे कि ये पर्टिकुलर हाइट। अब ये बॉल यहाँ से थ्रोअर है कोई, ऊपर फेंक रहा है और फिर वो वापस यहाँ पर आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, और उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है? 6 सेकंड। तो ऊपर जाने के लिए सिर्फ जो टाइम लग रहा है, तो इतना ऊपर जाने के लिए टाइम कितना है यहाँ पर? t दैट इज इक्वल टू 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड ऊपर जा रहा है और फिर 3 सेकंड में नीचे आ रहा है, तो 6 सेकंड पूरा जर्नी ले रहा है। ओके, तो टाइम, तो ये ऊपर जाने के लिए टाइम 3 सेकंड। जैसे ही ये पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा, ओके, तो फाइनल वेलोसिटी उसका कितना होगा? 0 होगा।
तो हमें पहले तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो निकालना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी मालूम है, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकंड है, क्योंकि वापस आने के लिए 6 सेकंड लग रहा है, तो ऊपर जाने के लिए 3, नीचे वापस आने के लिए 3, तो ये टाइम हम 3 सेकंड लेंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो पहले हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, और हाइट का फार्मूला तो हमें मालूम है। हाइट कैलकुलेट कौन से फार्मूले से कर सकते हैं? एच दैट इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। जैसे ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, वो हमने देखे थे ना फार्मूले। ओके, और नीचे आ रहा है तो ये प्लस, ऊपर जा रहा है तो माइनस। तो हमारे पास अब जी है, टाइम भी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो नहीं है। जैसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो, v जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास v दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ऊपर जा रहा है तो u माइनस जी टी, बराबर है। तो u निकालना है, तो u दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर v तो कितना है, जीरो, दैट इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो u दैट इज इक्वल टू क्या बन गया, जी टी। u दैट इज इक्वल टू g कितना है, 10, हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ओके, 9.8 होता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10। सो 10 इंटू व्हाट इज दैट, टाइम जो है, तो ये टाइम कितना आ रहा है यहाँ पर? अब शायद g की वैल्यू दी भी है आपको, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं ठीक है 10। u दैट इज इक्वल टू 10 इंटू टाइम 3, तो u दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मिल गई 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हाइट निकालना है, 30 इंटू टाइम कितना है, 30 इंटू टाइम अपने पास 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर। ओके, सिर्फ ऊपर का टाइम लेंगे हम, पूरा टाइम नहीं ले रहे। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए ऐसे सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, जहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। तो ये टोटल टाइम है, ऊपर जाना और नीचे आना, और सिर्फ हमें हाइट पूछा है। तो हाइट से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो एच इज इक्वल टू ये 90 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 9, तो ये 5, तो ये 45। एच इज इक्वल टू 90 माइनस 45, तो हाइट जो है कितना आ गया, 45 मीटर। ओके, तो ये 45 मीटर है कि अपने पास? यस, तो पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो 45 द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो कितनी दूर पर वो चला जाएगा हाइट पे, 45 मीटर पे, अगर वो 6 सेकंड में वापस आता है तो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की भी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। चलो दूसरा सवाल देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, ऐसे एक हाइट से रिलेटेड एक और एक क्वेश्चन लेते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन अप, अ पार्टिकल is thrown up vertically with a velocity of with a velocity of 50 meter per second, 50 meter per second. What या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज,
how high would the particle rise? ओके, कितना हाइट पे पार्टिकल जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है 150 मीटर, दूसरा है 125 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 175 मीटर और 100 मीटर। अब डायरेक्टली आपको क्या दे दिया है? इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है। अगर 50 मीटर पर सेकंड से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका है तो कितनी दूर पर वो जा सकता है, बस ऐसे ही पूछा है। 50 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सकता है? समझो वो एच हाइट तक ऊपर जा सकता है। अगर एच हाइट, अब इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, ओके, पहले के केस में हमने हमारे पास टाइम था, तो हमारे पास जो तीन इक्वेशंस है, काइनेमेटिकल इक्वेशन, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसी का हमें यूज करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दे दिया है 50 मीटर पर सेकंड, ओके, और ये एच हमें यहाँ पर निकालना है। मान लेते हैं कि एच हाइट पे वो ऊपर जा रहा है, एच हाइट पे जा रहा है और एच हमें निकालना है, ओके। तो एच हाइट पे जाने के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा वहां पर वो कितना है? 0 रहेगा, बराबर है। और हमारे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। टाइम की जरूरत भी नहीं हमें यहाँ पर, समझ में आ रहा है? एक तो फार्मूला है हाइट निकालने का, h दैट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर टाइम की जरूरत ही नहीं है डायरेक्टली हम, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी 0, तो u कितना है यहाँ पर हमारे पास? 50 स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये 50 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh, ओके। तो h दैट इज इक्वल टू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h दैट इज इक्वल टू, तो ये 2500, 50 स्क्वायर कितना है? 2500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो h दैट इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 20। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो ये कितना आ रहा है? so that is 125, so h that is equal to 125 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 50 मीटर पर सेकंड से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो कितने हाइट पे जाएगा? 125 मीटर तक चला जाएगा, ओके। तो 125 मीटर ये हमारे पास आंसर है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, अब ऐसे एक सवाल है यहाँ पर, a stone dropped a stone dropped from the roof from the roof of a building of a building takes 4 seconds takes 4 seconds to reach the ground
to reach the ground. Calculate the height of the building. Calculate the height of the building. और आपको ऑप्शंस दे दिए, h इज इक्वल टू 28.4 मीटर, या फिर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है यहाँ पर 58.2 मीटर, सी ऑप्शन है 78.4 मीटर, और डी ऑप्शन है 98.2 मीटर. ओके, अब आपको यहाँ पर हाइट जो है वो कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर आपको दे दिया है गिवन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर आपको गिवन दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से, तो आपको यही वैल्यू है यहाँ पर हमें लिखनी है. अब ये पॉइंट पे है तो जाहिर है कि ये इस तरह से, मतलब ये 9.8 है, तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर, अब ये तो ऑप्शन हमें दूर दूर दिखाई, दूर दूर है, ज्यादा क्लोज नहीं है. अगर बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो हमें 9.8 लेना है. अगर हम 10 भी लेते हैं यहाँ पर तो मतलब क्लोज रिजल्ट आ सकता है, जो भी क्लोज रिजल्ट आ सकता है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे भी करके, लेकिन ऑप्शन अगर बहुत ज्यादा दूर है तो बहुत क्लोज ऑप्शन है 58.2, 28.4 जो है, अगर ये 57 है या फिर 60 है, इस तरह से बाकी के ऑप्शन है, तो फिर आपको 9.8 ही लेना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन इजी होने के लिए आप 10 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं. ओके, अब स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, अब ऊपर से नीचे आ रहा है. अब इसके पहले केस में हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब ऊपर से हमें नीचे आ रहा है. ओके, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके, तो ये 4 सेकंड में ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. टाइम कितना दे दिया है, 4 सेकंड. वहां से ड्रॉप कर दिया ना, मतलब किसी एक पॉइंट से स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो ग्राउंड में, वो आपको यहाँ पर हाइट निकालनी है, और उसके लिए टाइम जो लग रहा है वो 4 सेकंड लग रहा है. सीधा यहाँ से हमने छोड़ दिया, तो आपको एच जो है वो कैलकुलेट करना है, बराबर है. अब हमारे पास ये तीन एक फार्मूले में ऐसा कौन सा रिलेशन है, जैसे हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AH, ये भी 2GH, ये भी फार्मूला है. लेकिन हम ये फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ये सब बातें इसमें आ जाएगी. लेकिन और भी एक हमारे पास फार्मूला एच, दैट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, जिसमें ये सारे टर्म्स आते हैं. तो कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. समझ में आ रहा है. तो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे. अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो एच इज इक्वल टू 0 प्लस, अब ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए प्लस है, हाफ इंटू 9.8 और ये 4 स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू 9.8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 8. तो 9.8 इंटू 8 तो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 8, तो नियर अबाउट ये 78.4 अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये 78.4, इसको ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. समझ में आ रहा है. तो ये इसके पास आसपास आ रहा है ऑप्शंस. ओके, तो हम इस तरह से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो आवर आंसर दैट विल बी, व्हाट इज दैट, 78.4. तो जो ऑप्शंस एग्जैक्टली भी नहीं आता है, तो क्लोज जो ऑप्शंस आ रहा है उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी क्लोज आ रहा है अप्रोक्सीमेटली. ओके, तो हम उसको भी ले सकते हैं यहाँ पर. ओके, तो 78.4 ही, ओके, अप्रोक्सीमेटली, या फिर 78.4, तो ये मीटर, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ रहा है. तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है. ओके, तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्ट ही आ जाएगा ना, 8
बराबर आ रहा है 4 और ये 4 78.4 बराबर है, अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्ट ही आता है। ओके, तो ये 78.4 मीटर, सी ऑप्शन। तो ऐसे ही प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ग्रेविटेशन से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।